हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर से हम ट्रांसपिरेशन का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन के बारे में, डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे परमेबिलिटी के बारे में। परमेबिलिटी क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, प्लांट के अंदर ऑस्मोसिस का सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए, ऑस्मोसिस का नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है, सिंपली आपको एक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और सर्च करना है बायो बुक टैग। बायो बुक टैग जैसे ही आप सर्च करेंगे, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। आप उससे ज्वाइन करके उस ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और जितने भी नोट्स वगैरह वहाँ पर पहले से उपलब्ध हैं, आप उसको वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देना होता है बीएससी से रिलेटेड या नोट्स वगैरह सेंड करना होता है, मैं टेलीग्राम पर ही अपलोड करता हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए परमेबिलिटी। दोस्तों, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें समझना होगा परमेबिलिटी के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, इम्परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, ये सब क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। आज आप ऑस्मोटिक प्रेशर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हो, लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा परमेबिलिटी के बारे में। और ध्यान रखना, यहाँ पर ऑस्मोसिस के केस में ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये जरूर आता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर मैं सिंपली कहूँ ऑस्मोसिस क्या है, तो ये भी एक तरीके का डिफ्यूज़न है, बट यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी गई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसको डिस्कस करने से पहले हमें समझना होगा परमेबिलिटी। तो इस टॉपिक को भी हमें अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। दोस्तों, परमेबिलिटी जब भी आप पढ़ रहे हैं तो अपने माइंड में रख दीजिए कि परमिशन, किसी चीज़ को परमिट करना। द एंट्रेंस और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए सेल। सेल के अंदर किसी भी सब्सटेंस का एंट्रेंस यानी अंदर आना, एग्जिट यानी बाहर जाना, ये डिपेंड करता है परमेबिलिटी पर। ठीक है, अब वो जो मेम्ब्रेन है, परमेबिलिटी के बेस पर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर 4 टाइप की यहाँ पर डिवाइड कर दी गई हैं। ठीक है, तो नोट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज द मेम्ब्रेन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। करेक्ट। तो हमने क्या देखा, द एंट्रेंस और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए सेल डिपेंड अपॉन द परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दी गई है जो कि एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। इसके बारे में मैं लगभग 1 घंटे का लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने सभी तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स को कवर किया। बहुत अच्छे से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों मेम्ब्रेन के बारे में। यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द परमेबिलिटी प्रॉपर्टीज़, ये जो परमिट करने की जो एबिलिटी होती है कि हाँ किसको परमिशन देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स को आने देना है, कौन से मॉलिक्यूल्स को जाने देना है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये उस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो उसी की प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम यहाँ पर इसको 4 टाइप में कैटेगराइज या फिर 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन क्या, कौन सी मेम्ब्रेन होती है, जो लगभग सभी सब्सटेंस जैसे सॉल्वेंट, सॉल्यूट या गैसेस सभी को परमिशन देता है कि जाइए। जैसे हम बात करते हैं प्लांट की जो सेल वाल होती है, बैक्टीरिया की सेल वाल, फंजाई की सेल वाल, ये सब क्या है, ये परमेबल मेम्ब्रेन है। अलाउ ऑल सब्सटेंस टू फ्लो फ्रीली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, परमेबल मेम्ब्रेन्स में जैसे कोई सॉल्यूट है पार्टिकल, वो भी क्रॉस कर जाएगा, उसके आर पार पहुंच जाएगा। सॉल्वेंट पार्टिकल है वो भी चला जाएगा, गैसेस की वो भी चला जाएगा। तो मतलब ये जो है सभी के लिए फ्रीली मेम्ब्रेन है। करेक्ट, ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 2 आता है इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इम्परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट, सॉल्यूट किसी को भी परमिट नहीं देती। ना तो वो कहेगी कि इस सॉल्यूट को कि आप इधर आइए, ना इस सॉल्वेंट को कहेगी आप इधर जाइए। ठीक है, ये किसी को परमिशन नहीं देगी। लेकिन ये गैसेस को, गैसेस एक्सचेंज के लिए परमिट होती है। ठीक है, ये आपको बायोलॉजी के अंदर बताया जाता है, केमिस्ट्री के अंदर नहीं।
इम्परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ गैसेस का ही एक्सचेंज होता है इम्परमेबल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये दो मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया। नंबर थर्ड मेम्ब्रेन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है जिससे हमें ऑस्मोसिस को समझना है, वो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी का मतलब हाफ, सेमी कंडक्टर, पता नहीं कैसे कैसे हमने सेमी वर्ड हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, केमिस्ट्री के अंदर भी, बायोलॉजी के अंदर भी। तो सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, और परमिएबल यानी हाफ परमिएबल। हाफ परमिएबल का जो तात्पर्य है, जो पॉइंट है, ये किससे रिलेट करता है कि वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल है, अब ध्यान से देखना, जैसे मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन 1 रख लेता हूँ, सॉल्यूशन 2 रख लेता हूँ, तो इधर में जो सॉल्वेंट होगा वो इधर आ सकता है, इधर का जो सॉल्वेंट होगा इधर जा सकता है, लेकिन इधर का सॉल्यूट इधर नहीं आ सकता, इधर का सॉल्यूट इधर नहीं जा सकता। समझ रहे हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ थ्रू एक्सचेंज ओनली वाटर। वाटर हमें पता है कि क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही परमिशन देता है कि आप इधर जा सकते हैं और इधर से इधर आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि अक्रॉस द प्लाज्मा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहना गलत होगा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन बोलना सही होगा, क्योंकि पर यहाँ पर वो कहता है कि आप सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर से इधर जा सकते हैं, दोनों तरफ एक्सचेंज हो सकता है सॉल्वेंट का। करेक्ट। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे परमेबल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया, इसका एग्जाम्पल है प्लांट सेल वाल, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वाल एंड फंजाई की सेल वाल। और अगर हम बात करें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इससे आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी बनाई जाती है, जैसे पार्चमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और बायोलॉजिकल की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर ऑफ गॉट, बकरे का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो सेमी परमेबल होता है। एग की जो मेम्ब्रेन होती है वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस आ जा सकते हैं, उनका एक्सचेंज हो सकता है, सॉल्यूट के पार्टिकल का नहीं। ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है ये मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी पिछले डिफ्यूजन केस में, आप उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर 4 पर आता है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी किसी चीज़ को सेलेक्ट करके कि हाँ बस इस चीज़ की ज़रूरत है तो इसी को मुझे एक्सेप्ट करना है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बारे में हमने पढ़ा था कि यही जो है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। एक्सचेंज ओनली सेलेक्टेड आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये जो है अगर इसे सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी तो ये सॉल्वेंट को भी एक्सेप्ट करेगा, सॉल्यूट की ज़रूरत होगी, आयंस की ज़रूरत होगी, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ये सेलेक्ट करके उसको परमिट देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई आया और इसको ले लिया, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। करेक्ट। तो मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो गैसेस के लिए मोस्टली परमेबल होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो हमें मेन चीज़ ऑस्मोसिस को समझना है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर फोकस कर लिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने देख लिया है चारों तरह के मेम्ब्रेन्स। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द परमेबिलिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है फिजिकल एजेंट, जैसे टेम्परेचर, हीट, लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लो प्रेशर है वो भी अफेक्ट करता है। एंड जैसे कि रेडिएशन, इनकी वजह से क्या होता है, परमेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है केमिकल एजेंट्स, जैसे कि ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, टॉक्सिक सब्सटेंस। इसकी वजह से जो परमेबिलिटी है व्हेन एडेड इन एक्सटर्नल मीडियम और सॉल्यूशंस, परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी। करेक्ट। नंबर 3 पॉइंट, मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उसका भी तो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपना कॉन्स्टिट्यूशंस होता है, उसमें कौन कौन से मटेरियल्स, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा उसमें जनरली लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स के चैनल्स भी होते हैं, तो मतलब ये सारे हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी एक तरीके से परमेबिलिटी को अफेक्ट करता है। द परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे लिपिड्स, क्योंकि हमें पता है उसमें लिपिड्स होती है, लिपिड्स की बाई लेयर होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉस्फेट्स एटसेट्रा। करेक्ट। तो दोस्तों ये था थोड़ा फैक्टर, थोड़ा हमें समझना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और यहाँ पर सिंपली आपको इतना समझना चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो घुलता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो किसी चीज़ को घोलता है। पानी क्या है, पानी एक सॉल्वेंट है जो कि नमक को घोल देता है। तो नमक अगर घुल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट।
करेक्ट। जैसे इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूट है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट यहाँ से यहाँ इधर नहीं आ सकता, ना इधर से इधर जा सकता है। सॉल्यूट इधर से इधर नहीं आ सकता, लेकिन सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसको एंट्री देता है, सॉल्वेंट को। ये चीज़ ध्यान रहेगा, करेक्ट। तो इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले आइए समझते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस को एक सिंपल डेफिनेशन के साथ और एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। यहाँ पर एक एक पॉइंट को आपको समझना है, पूरा फोकस करके समझना है, ताकि आप ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छे से समझ पाएँ। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्हेन टू सॉल्यूशन यानी दो सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन एकदम डिफरेंट है, यानी अलग अलग कंसंट्रेशन है, किसी की कम है तो किसी की ज़्यादा है, तो ये हो गया डिफरेंट कंसंट्रेशन। आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन क्या आई कि हमने यहाँ पर इन दोनों सॉल्यूशन को जिसकी डिफरेंट कंसंट्रेशन है उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी सेपरेट कर दिया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आर पार जाने देती है, ठीक है। सॉल्वेंट के पार्टिकल इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस आ जा सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं आ सकते, न जा सकते हैं। तो द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, अब यहाँ पर द डिफ्यूजन ऑफ वाटर या फिर कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो, टेक प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ पर कहा गया है कि चाहे वो वाटर का मॉलिक्यूल हो या सॉल्वेंट हो, वो मूव कर रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, सॉल्यूशन की लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो जाती है या एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। डिफ्यूज़न में हमने क्या पढ़ा था कि कोई चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। डिफ्यूज़न के अंदर हमने ये देखा था। ऑस्मोसिस के अंदर हमने यहाँ पर कुछ अलग ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी है। वो क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इनमें ये कहा गया है कि कोई जो है सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है वो किसकी वजह से? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की वजह से, जिसे एनसीईआरटी में एसपीएम से भी डिनोट किया जाता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि कैसे, आइए देखते हैं, एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ये तो हमने सिंपल से एक डेफिनेशन को देख लिया है, अब इसको छोड़ दो। आइए पूरा फोकस इस पर करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों ये यू शेप की एक ट्यूब है, बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमें पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल को एक्सचेंज करती है, यानी इधर से इधर जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं। तो हमने क्या किया, इस इधर वाले लिम्स, यू शेप ट्यूब का इधर वाला जो लिम है, या इसे लिम ए मान लीजिए, इसे लिम बी मान लीजिए, तो इधर वाले लिम में हमने क्या कर दिया, हमने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। वाटर डाला और इधर हमने शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, यानी कि चीनी डाल दिया। अब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा हो गई इसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो जनरली सॉल्यूट पार्टिकल ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है। अब हम इधर बात करते हैं, दूसरी तरफ लिम में हमने कुछ भी नहीं डाला, एकदम प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर क्या होगा अगर आप इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें? अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट चालू होता है, और यहाँ से थोड़ा अपना माइंड को पूरा फोकस करके यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, और क्वेश्चंस खुद ही क्वेश्चन को सोचिए, ठीक है। एक बार खुद ही इस चीज़ को सोचें कि अब यहाँ पर होगा क्या। हमें अच्छी तरह से पता है डिफ्यूज़न जो होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, लेकिन ऑस्मोसिस को क्यों कहा गया कि वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है? क्योंकि दोस्तों ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, ये सॉल्यूट पार्टिकल को इधर से इधर नहीं जाने देगा ना। अगर इधर सॉल्यूट पार्टिकल होता तो इधर से इधर ना आने देता। तो सिंपल सी बात है, जब सॉल्यूट के पार्टिकल इधर से इधर जा ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसे यहाँ पर सिंपली अगर आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना लगाते तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही वाटर मूव करता, ठीक है। यहाँ पर डिफ्यूज़न हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही होता है, लेकिन फिलहाल अभी के केस में अगर आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है तो यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा डिफ्यूज़न। क्यों होगा?
क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल इधर से इधर नहीं आ पा रहे, लेकिन सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर जा पा रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि भाई सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से इधर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सॉल्वेंट की कमी है। कमी का मतलब ये है कि इधर सॉल्वेंट कम है, ठीक है, सॉल्यूट के, और सॉल्यूट ज़्यादा है। इधर क्या है, पूरी तरीके से हमने प्योर सॉल्वेंट ही ले लिया है, तो इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है, इधर सॉल्यूट ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन है, चाहे वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हो चाहे वो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हो। इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब भी डिफ्यूजन का ही रूल हम फॉलो कर रहे हैं। सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन हो रहा है। समझ रहे हो? ये चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा था, क्योंकि इस चीज़ को आपको कहीं पर केमिस्ट्री में सिंपली इसको अलग तरीके से ही समझाया जाएगा, सिंपल तरीके से आपको समझाया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आई, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है कि ये जो सॉल्वेंट है ये इधर से इधर, हालांकि यहाँ पर जो सॉल्यूट है ये भी इधर से इधर मूव कर सकता था, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जिसकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट ज़्यादा है तो इधर से इधर मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर जैसे जैसे ये सॉल्वेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमेबल को क्रॉस करके इसमें भरते जाएंगे, अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट हो जाएगा। ये धीरे धीरे जो है इसका लेवल यहाँ तक बढ़ जाएगा, जैसा कि आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ से पानी खत्म होता होता यहाँ से पानी खत्म हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है वो इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर लेवल बढ़ता रहेगा और यहाँ तक ये पूरा लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या प्रक्रिया हुई, ये ऑस्मोसिस हुआ, इसी को सिंपली कहा जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के। अब यहाँ पर ये कब तक होगा, क्योंकि एक ऑस्मोटिक प्रेशर, अब यहाँ पर अब समझते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का टर्म। ये तो हमने समझ लिया कि हाँ ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के वाटर का मॉलिक्यूल चला गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, सिंपली केमिस्ट्री में भी आपको इसी तरह से समझाया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए प्रेशर required to stop water from the diffusing through a membrane by osmosis। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं एक पिस्टन की हेल्प से, यहाँ पर पिस्टन की हेल्प से एक प्रेशर जनरेट कर दूँ, एक आर्टिफिशियल एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूँ, जो जिससे कि ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है ये इधर से इधर ना पाए, इसी को कहा जाता है, ये जो हमने जितना प्रेशर हम लगाएंगे ना इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज, इसका मतलब क्या है, आपने एक एक्सटर्नल प्रेशर की हेल्प क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि आपने देखा कि इधर से इधर भी तो एक प्रेशर काम कर रहा है, वरना आपको ज़रूरत क्या थी कि आप यहाँ पर एक पिस्टन लगा करके एक्सटर्नल प्रेशर दें, यानी कि इधर से इधर आने में भी एक प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस प्रेशर को भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन अलग अलग आपको अलग अलग तरीके से समझाई जाती है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली अगर हम इसको सिंपल तरीके से समझाया जाए, जैसे कि सभी टीचर समझाते हैं, केमिस्ट्री में भी इसी तरह से समझाया जाता है कि ये जो आप पिस्टन देख रहे हैं इसको मतलब कि हम इतना प्रेशर लगाएं कि ये जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है जिस प्रेशर के साथ इधर आ रहा था वो वहीं का वहीं रुक जाए। सपोज यहाँ पर 5 पास्कल का प्रेशर आपने लगाया, तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर कितना देना होगा, अगर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इधर आने के लिए 5 पास्कल का प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर 5 पास्कल का एक पिस्टन लगा करके एक्सटर्नल प्रेशर देना होगा, जिससे कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर के इधर ही रहेंगे, इधर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक अब आ चुका है, ठीक है, आपने देर से आपने सोचा अरे ठीक है अब ये यहाँ पर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो चुकी है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपने अगर यहाँ पर पिस्टन की हेल्प से एक एक्सटर्नल प्रेशर दिया, तो वापस दोबारा से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जैसे सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं, इसी मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर के वापस इसी तरह से वापस इसी अवस्था में आ जाएंगे। इसको कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब जो आप एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं ना वापस रिवर्स ऑस्मोसिस को कराने के लिए, तो वो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो कम से कम अगर 5 पास्कल्स का इधर से इधर लगा तो 6 पास्कल का होना चाहिए, ताकि यहाँ से वापस चले जाएं वहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ें समझ में आई हो ऑस्मोसिस से रिलेटेड। ठीक है, मेन चीज़ मेरा समझाने का तरीका यही था, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसको समझाने का तरीका था कि भाई इधर से इधर इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को सिर्फ इतना एक क्लियर साफ सीधा सा समझ में आता है कि भाई यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से जाते हैं, उन्होंने यही सी समझ रखा है। लेकिन इधर से इधर क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता है सॉल्यूट का मॉलिक्यूल अलाउ नहीं है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है,
तो ऑस्मोटिक प्रेशर को देख लिया हमने, ऑस्मोसिस को देख लिया, इसको आप नोट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट आपने समझ लिया है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है? एंडो मतलब अंदर, सिंपली एंडो का मतलब इनर। सो व्हेन वाटर और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंटर इनटू द सेल थ्रू ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द आउटर मीडियम, इट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। भाई आप एक काम कीजिए कि आपने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर आपने एक प्लांट सेल को डाल दिया। प्लांट सेल के अंदर जो सेल सेप होता है उसका कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है बाहर की कंसंट्रेशन से। तो वाटर कहाँ से काम मूव कर रहा है? सिंपली लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, सेल के अंदर पानी भर जाएगा। ठीक है, ये जो सेल के अंदर पानी भरने की जो क्रिया है ना, इसी को कहा जाता है एंडोस्मोसिस, यानी बाहर वाले मीडियम से पानी अंदर चला गया। जैसे आप किशमिश को गिलास पानी में डाल दीजिए, किशमिश फूल जाएगा क्योंकि किशमिश में क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा। ठीक है, बाहर का जो वाटर है वो किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। ये क्रिया कैसी हुई? एंडोस्मोसिस। दूसरा है एक्सोस्मोसिस। तो एक्सोस्मोसिस कैसे होता है? कभी आपने ऐसा भी सोचा जैसे आप अंगूर को, जो सिंपल जो अंगूर है जिसके अंदर मीठा जल भरा हुआ है, उसको आप डाल दीजिए किसी हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन मतलब किस उस जो अंगूर के अंदर जो सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन, उसकी मतलब कि उसके कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए उसके आउटर मीडियम की। ठीक है, जिसके अंदर आप उसे डालने वाले हो। तो इस कंडीशन में जानते हो क्या होगा? जो वो अंगूर के अंदर जो वाटर है या जो भी उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, हम क्या लगाएंगे टर्म, शुगर सॉल्यूशन मान लेते हैं। जो शुगर सॉल्यूशन है वो बाहर निकल जाएगा, यानी अंगूर के अंदर का सिंपल जो शुगर सॉल्यूशन है वो बाहर निकल जाएगा। अंगूर श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा, क्योंकि अंदर का जो पानी है जो भी उसमें वो बाहर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस। तो व्हेन ए प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फिर आप अंगूर की जगह प्लांट सेल की एग्जांपल ले लीजिए। सो व्हेन ए प्लांट सेल प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द सेल इनटू द आउटर कंसंट्रेटेड मीडियम। अब जो सेल सेप है वो बाहर निकलने लग जाएगा सेल, और अब इससे क्या होगा? जो सेल है वो पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, और ये इस क्रिया को हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस। तो आई होप आपने एंडोस्मोसिस को भी समझा, एक्सोस्मोसिस को भी समझा। अब एक क्वेश्चन है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में बीएससी में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशन को भी समझ लीजिए क्योंकि ये भी आपके काम आएंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, कंसंट्रेशन मोर देन सेल सेप। जैसे ये हमारे पास एक सेल है, इसके अंदर सेल सेप है, इसकी अपनी एक कंसंट्रेशन है, आउटर मीडियम की अपनी एक अलग कंसंट्रेशन है। अगर बाहर की जो कंसंट्रेशन है, ये जो बाहर की कंसंट्रेशन, ये जो वाटर हमने डाल दिया, इसकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है इस सॉल्यूशन की, किससे ज़्यादा है? ये जो अंदर सेल का अंदर जो सेल सेप है उससे ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे ये जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसकी कंसंट्रेशन सेल सेप से भी ज़्यादा हो। अगर आप किसी अंगूर को या फिर सेल को डाल दें, प्लांट सेल को अगर डाल दें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा एक्सोस्मोसिस। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है बाहर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, अंदर की कंसंट्रेशन कम है। वाटर मूव करता है लेस कंसंट्रेशन से बाहर कंसंट्रेशन की तरफ, तो अंगूर के अंदर जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा, या सेल के अंदर जो सेल सेप है वो बाहर निकल जाएगा, सेल सेप श्रिंक हो जाएगा, अंगूर पिचक जाएगा। तो ये चीज़ें हैं समझने वाली। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल सेप की जो कंसंट्रेशन है वो अगर ज़्यादा है बाहर की मीडियम से, बाहर का जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन कम है, जबकि सेल सेप का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? अब वाटर करेगा बाहर से सेल सेप के अंदर, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन लेस है, अंदर की कंसंट्रेशन सेल के अंदर जो है सेल सेप है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में वाटर मूव करेगा लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, यानी जो किशमिश है वो फूल जाएगा। तो एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस से रिलेटेड है ये सॉल्यूशन। तीसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है? तो ये भैया क्या है कि इसमें बीच का मामला होता है। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर बाहर की जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो अंदर जो सेलसेप है या फिर किशमिश के अंदर जो पानी भरा हुआ है, दोनों की अगर कंसंट्रेशन इक्वल हो तो अब यहाँ पर कहीं से कहीं मूविंग का कोई चक्कर ही नहीं है। यानी कि ना तो पानी अंदर से बाहर जाएगा ना बाहर से अंदर आएगा। यानी कि अगर दोनों तरफ की कंसंट्रेशन इक्वल कर दी जाए, प्लांट सेल के अंदर जो सेलसेप है उसकी कंसंट्रेशन और बाहर जो मीडियम है उसकी कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल हो जाए, तो उसको कहेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी अंदर का जो जितना कंसंट्रेशन है सेल के, वही कंसंट्रेशन आप बाहर भी प्रोवाइड कर दो, तो यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी, ना तो एंडोस्मोसिस होगा ना एक्सोस्मोसिस होगा। इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको फटाफट नोट कीजिए। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस के क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आप चाहते हैं उसको भी नोट करना तो उसको भी नोट करना है, वरना अभी आप जा सकते हैं। फिलहाल आप इसको फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। दोस्तों यहाँ पर मैंने एकदम शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको इस थ्योरी को कंप्लीट करना है, यानी कि आपको कंप्लीट थ्योरी चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना हुआ है, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है, सिंपली मैंने शॉर्टकट में लिखा है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, डजंट मैटर, अफेक्ट करना चाहिए। तो पहला पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। अगर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। सिंपल। नंबर सेकंड, टेम्परेचर। अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेफिनेटली ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्यों? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर उनमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होगा, उनमें होगी टक्कर, कॉलिजन जिसे बोलते हैं कॉलिजन, और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी। एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे, जिससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। नंबर थर्ड पॉइंट, आयनाइजेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। दोस्तों ये जो सोल्यूट मॉलिक्यूल है, अगर ये आयनिक फॉर्म में है, ठीक है, और इनकी संख्या, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। सिंपल सा, सब एकदम सिर्फ इतना ही अपने माइंड में याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। बुक्स के अंदर पूरी लंबी लंबी थ्योरी दी हुई है, इसलिए मैं आपको कह रहा था अगर थ्योरेटिकल चाहिए तो आपको डायरेक्टली आप चैनल के अंदर जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा नोट्स। यहाँ पर मैं आपको एकदम शॉर्ट में लेकर आया हूँ। लाइट। दोस्तों अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ट्रांसपिरेशन में हमने पढ़ा था, अगर लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है। नंबर 5 पॉइंट, हाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे दोस्तों सोल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल के चारों तरफ अगर वाटर आ जाए, इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड। तो अगर यानी कि अगर सोल्यूट मॉलिक्यूल के चारों तरफ अगर वो हाइड्रेटेड हो जाए, यानी उस पर वाटर का मॉलिक्यूल चिपक जाए, तो उसको कहा जाता है हाइड्रेशन। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल जो है सोल्यूट मॉलिक्यूल के अराउंड आ जाए, तो यहाँ पर उसका हाइड्रेशन हो जाए, तो इससे क्या होगा, अगर उनकी संख्या इंक्रीज हो रही तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग है, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन से अलग है। तो ये हमने देखा 5 फैक्टर जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, जिनमें से ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वां तो इतना खास नहीं, लेकिन ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका यूज़ आपको डेफिनेटली प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम पेपर में नहीं आएगा तो हम नहीं पढ़ें। ये आपको सोचने पर, किसी चीज़ को थिंक करने पर, हाँ ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, अच्छा ये ऐसे हो सकता है, मतलब किसी चीज़ को थोड़ा डीप में समझने में हेल्प करता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एकदम चीज़ों को डीपली समझने में हेल्प करता है। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन प्लांट। प्लांट के अंदर ऑस्मोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। पहला पॉइंट, ऑस्मोसिस हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल थ्रू रूट। दोस्तों ये जो रूट से पौधे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये ऑस्मोसिस के थ्रू ही एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर सेकंड, द टर्जिडिटी इन प्लांट सेल। प्लांट सेल की जो टर्जिडिटी होती है, जिससे कि प्लांट सेल वाटर को एब्जॉर्ब करके उसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, टर्जिडिटी बढ़ जाती है, वो सब किसके थ्रू मेंटेन होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। अब यहाँ पर सेल टू सेल जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ज़रूरी है। तो एक सेल से पानी दूसरे सेल के अंदर कैसे जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। नंबर 4, ओपनिंग स्टोमेटा। हमने देखा ट्रांसपिरेशन के टॉपिक के अंदर
स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो डिपेंड करती है गार्ड सेल के टर्जिडिटी पर, और टर्जिडिटी और इस चीज़ को मेंटेन कौन करता है? ऑस्मोसिस। बिल्कुल सिंपल। उसके बाद नंबर 5, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ यंग सेल। दोस्तों जितनी भी यंग सेल होती हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग गलत है, YOUNG, यंग सेल यहाँ पर, तो मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ यंग सेल। दोस्तों जितनी भी यंग सेल है उनकी ग्रोथ के लिए ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट, हेल्प इन द डेसेंस ऑफ फ्रूट। जितना भी फ्रूट होते हैं या स्पोरेंजिया होते हैं, उनका स्फुटन यानी उनका फटना कैसे पॉसिबल होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू ही। तो ये है थोड़ा सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।